दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज इस देश की जनता ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक खास तरह का नजारा देखा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह सब कुछ देखने को मिलेगा। हमें पहले से पता था कि कांग्रेस आज की तारीख में रामलीला मैदान में रैली करेगी। पूर्व घोषित कार्यक्रम था। जाहिर था कि उस रैली में वोट चोरी का मुद्दा भी उठता, लेकिन वहां नजारा यह दिखाई पड़ा कि मंच के सामने बहुत से बड़े-बड़े बोरों का ढेर लगा हुआ था। इन बोरों में कुछ भरकर लाया गया था। लोग सोच रहे थे कि इन बोरों में क्या हो सकता है। जब उन्हें पता चला कि इन बोरों में क्या है, तो रामलीला मैदान में उपस्थित भीड़ में एक नया जोश भर गया। दूर-दूर से लोग आए हुए थे। देश के विभिन्न इलाकों से लोग आए हुए थे। कई जोशीले, उत्साही पत्रकार अपना माइक लेकर रामलीला मैदान की मीटिंग में आई हुई जनता के साथ में जवाब सवाल कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे कि वो कहाँ से आए थे, क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और उनका वोट चोरी के इस मसले के बारे में क्या राय है। ये तमाम चर्चाएं आ रही थीं और सोशल मीडिया पर लगातार प्रवाहित हो रही थी। रामलीला मैदान में उपस्थित भीड़ को जब ये पता चला कि उन बोरों में 5 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों के, 5 करोड़ से ज्यादा वोटरों के दस्तखत हैं। ये दस्तखत कांग्रेस ने सारे देश से वोट चोरी के खिलाफ जमा किए हैं। तब लोगों को लगा कि वास्तव में आज की तारीख में वोट चोरी की मुहिम कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में एक नए मुकाम तक पहुंचने वाली है। मंच से राहुल गांधी ने ऐलान भी किया कि वे इन 5 करोड़ से ज्यादा दस्तखतों को राष्ट्रपति को सौंपने वाले हैं। इन बोरों के सार्वजनिक प्रदर्शन से और राहुल गांधी के इस ऐलान से बिल्कुल साफ हो गया कि कुल मिलाकर विपक्ष कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व में अगला कदम क्या उठाने वाला है। देखते ही देखते यह रैली वोट चोरी के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान का आगाज बन गई। राष्ट्रीय अभियान का आगाज बन गई। पहले प्रियंका गांधी ने और फिर राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से मंच से चुनाव आयुक्तों के नाम लिए। ये नाम थे ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। इनका नाम जैसे ही मन से प्रियंका और राहुल द्वारा लिया जाता, वैसे ही उपस्थित विशाल भीड़ पूरे जोश से नारे लगाती, वोट चोर, वोट चोर। यानी नाम लिया जाता ज्ञानेश कुमार, भीड़ नारा लगाती, वोट चोर। नाम लिया जाता सुखबीर सिंह संधू, भीड़ नारा लगाती, वोट चोर। नाम लिया जाता विवेक जोशी, भीड़ नारा लगाती, वोट चोर। दोनों नेताओं के भाषण में ये नारे बार बार लगवाए गए। इस तरह वोट चोरी के खिलाफ राष्ट्रीय मुहिम अपने पहले चरण में पहुंच गई। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही जबरदस्त फॉर्म में थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि जीवन में वोट की कीमत समझना जरूरी है। आज न्यायालय पर दबाव है। सारा का सारा मीडिया अडानी अंबानी की गिरफ्त में है। कांग्रेस के नेताओं को तरह तरह के आरोप लगाकर जेलों में बंद किया जा रहा है। जो उनकी पार्टी में शामिल हो गए, यानी जो भाजपा में शामिल हो गए, उसे भाजपा की वॉशिंग मशीन ने धोकर साफ कर दिया। जब राहुल का नंबर आया तो उन्होंने जिस तरह से अपनी बात शुरू की और जिस तरह से अपनी बात को खोलना शुरू किया, वो दरअसल आजकल चल रहे राजनीतिक विमर्श के दायरे में एक गंभीर टेक था। मैं इस गंभीर टेक को 2 बिंदुओं के रूप में व्याख्यायित करना चाहूंगा। पहला, बजाय इसके कि आम नेताओं की तरह राहुल गांधी लफाजी का सहारा लेते, उन्होंने सत्य और सत्ता के बीच में फर्क करके अपनी बात शुरू की। उन्होंने जो कहा उसके कुछ अलग तरह के मायने थे, ऐसे मायने जिनमें उतरने से आमतौर पर नेता लोग परहेज करते हैं। यह एक तरह से देश के लोकतंत्र के सामने मौजूदा संकट को समझने की दावत थी। राहुल के ही शब्दों में सुनिए, जब मैं गाड़ी में आ रहा था तो गाड़ी में ही मुझे बताया गया कि अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक बयान दिया है। मेरा भाषण देने का प्लान दूसरा था, मगर जब मैंने मोहन भागवत का बयान सुना तो मैंने अपना पूरा प्लान बदल दिया।
इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि सत्य सबसे जरूरी चीज है। हमारे धर्म में सत्य को सबसे ऊपर स्थान दिया जाता है। आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, सुना है ना? हमारे धर्म में न सिर्फ कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, बल्कि आपने तो सत्यमेव जयते को भी सुना होगा। इसके बाद राहुल ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से कहा कि अरे भाई, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आपने तो ये सुना ही होगा। लेकिन अब मोहन भागवत का बयान सुनिए, क्या बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह है मोहन भागवत की सोच। यह विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। हमारी विचारधारा हिंदुस्तान की विचारधारा है, हिंदू धर्म की विचारधारा है, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा है, जो कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। और भागवत कहते हैं कि सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इसी बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। भाइयों और बहनों, राहुल ने कहा सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है, और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देकर कहता हूं, आप देखना कि हम लोग सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को और आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। अब मैं आता हूं राहुल गांधी के भाषण के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर। उन्होंने अपने भाषण में केंद्रीय सरकार को स्पष्ट रूप से आरएसएस की सरकार कहा। यह एक ऐसी बात है जिसे कहने में विपक्षी पार्टियां भी संकोच करती हैं। वे समझती हैं, ये समझ का मतलब है, ऐसी बात नहीं कि वो आरएसएस का विरोध करने से उन्हें संकोच है, लेकिन ये समझ का फेर भी इसके अंदर शामिल है। वे समझती हैं कि सरकार तो भाजपा की है, चुनाव निशान कमल का है जो भाजपा का है, संघ तो चुनाव लड़ नहीं रहा है। लेकिन राहुल का दिमाग इस मामले में साफ है। वे बार बार फोकस देते हैं इस तथ्य पर कि देश में संघ की सरकार चल रही है। दरअसल राहुल गांधी देश के एकमात्र नेता हैं जो लगातार बिना किसी विराम के संघ के खिलाफ बोल रहे हैं। आज रामलीला मैदान में भी उन्होंने यही किया। राहुल गांधी ने भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, संघ और चुनाव आयुक्तों को अपने भाषण में एक साथ जोड़ दिया। जनता से इन सब के खिलाफ नारे लगवाए। उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास सत्ता है, वे वोट चोरी करते हैं। फिर उन्होंने मंच पर रखे हुए बोरों की तरफ इशारा किया और कहा, देखिए आपके सामने ये बोरे पड़े हैं, ये हैं इसके सबूत। वो वोट चोरी करते हैं। चुनाव के समय जब चुनाव हो रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, वे 10-10 हजार रुपए बांटते हैं। ज्ञानेश कुमार, सुखवीर सिंह संधू, विवेक जोशी, याद रखिए ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन जिस तरह सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है, यह नहीं चल सकता। इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी, इलेक्शन कमिश्नर के लिए कानून बदला है, नरेंद्र मोदी नया कानून लाए हैं। इसके मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करें, उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता, उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। राहुल ने कहा कि मैं स्टेज से आपके सामने कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपसे कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हैं। और हम आपको साफ कह रहे हैं कि ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए जो कानून बना है, आपको बचाने के लिए जो कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य के साथ खड़े हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज ये जो बात जो कही, वो एक जमाने के बड़े मशहूर चुनाव आयुक्त थे टीएन शेषन, इस बात ने उनकी याद दिला दी। टीएन शेषन ही वो चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने दरअसल चुनाव आयोग को उसके दांत दिए थे। यानी टीएन शेषन के जमाने में चुनाव आयोग से लोग डरने लगे थे। चुनाव आयोग की जो प्रतिष्ठा बनी और बाद में जो चुनावी जो आचार संहिता निकल गया, कोड ऑफ कंडक्ट निकल के आया, वो भी टीएन शेषन के प्रयासों का ही परिणाम था। टीएन शेषन साफ कहते थे कि आई एम नॉट ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, आई एम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। यही बात राहुल गांधी ने कही और इन तीनों चुनाव आयुक्तों को चेताया कि आप भारत सरकार के चुनाव आयुक्त नहीं हैं, आप भारत के चुनाव आयुक्त हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि भाइयों और बहनों, हरियाणा से लोग यहां आए हैं, इनके हाथों से चुनाव चोरी किया गया है। ब्राजील की महिला 22 बार हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में दिखाई देती है। एक पोलिंग बूथ में एक महिला 200 बार आती है। बीजेपी के नेता यूपी से आकर हरियाणा में वोट करते हैं, उधर भी उनका वोट है, इधर भी उनका वोट है। लाखों डुप्लीकेट वोटर हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जो 3 शख्स हैं, ज्ञानेश कुमार, सुखवीर सिंह
संधू और विवेक जोशी, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने आरोप लगाया, हमने उनसे सवाल पूछा, आप हमें समझाइए कि ब्राजील की महिला कैसे वोटर लिस्ट में आ गई? एक महिला 200 बार कैसे वोटर लिस्ट में आई? एक घर में 500, 600, 700 वोटर क्यों मिलते हैं? उत्तर प्रदेश से बीजेपी के नेता हरियाणा में वोट क्यों डालते हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और पार्लियामेंट हाउस में कुछ दिन पहले ही मैंने देखा कि हाथ कांप रहे हैं अमित शाह के। हाथ कपाते हुए उन्होंने सफाई दी थी चुनाव आयोग की। आपने देखा होगा कि मैंने उन्हें सीधा चैलेंज किया कि आइए पार्लियामेंट में, आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आइए डिबेट करते हैं, देश को दिखाते हैं सच कौन बोल रहा है। ये आप भूलिए मत कि ये देश सच का देश है, सत्य का देश है। आपके पास आज सत्ता है, आप पावर में हैं, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है, और यह देश सत्य के लिए जान देता है। राहुल गांधी ने दावा किया कि पीएम मोदी का आत्मविश्वास खत्म हो गया है। अमित शाह के हाथ कांपते हैं। उन्हें पता है कि उनकी चोरी पकड़ गई है। यह आत्मविश्वास खत्म होने वाली बात की आज तस्दीक भी हो गई। वोट चोरी की महारैली से बौखलाई भाजपा ने मुद्दे से भटकाने के लिए महारैली के निकाले जाने के पहले यहाँ पर कुछ लोगों ने पोस्टर लेकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए जाने को मुद्दा बनाने की कोशिश की। जाहिर है कि अब इस देश में एक नए आंदोलन की जमीन पकने लगी है। वोट चोरी की मुहिम जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे राजनीतिक माहौल बदलता चला जाएगा। दोस्तों, आज वोट चोरी के आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। इसीलिए मैं इसे पहला चरण कह रहा हूं। इसका दूसरा चरण तब शुरू होगा जबकि अन्य विपक्षी दल भी इसके साथ आते चले जाएंगे। ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाना चाहिए कि वोट चोरी के मुद्दे के साथ विपक्ष की हर पार्टी, हर नेता का जुड़ना जरूरी है और उन्हें इस बात की परवाह कर देनी बंद करनी होगी कि कांग्रेस के साथ उनके संबंध कैसे हैं। कांग्रेस के साथ उनका पिछले चुनाव में गठजोड़ हुआ था, ये नहीं हुआ था, या अगले चुनाव में उनका गठजोड़ होगा कि नहीं होगा, या राहुल गांधी के साथ उनके संबंध कैसे हैं, ये सब बातें अब महत्वपूर्ण नहीं रह गई हैं। अगर वोट चोरी के खिलाफ सब लोग एकजुट नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी चुनाव प्रणाली पर धीरे धीरे अपना शिकंजा कस लेगी। फिर भाजपा ही तय किया करेगी कि किस उम्मीदवार को जीतना है, किस उम्मीदवार को हारना है, कौन सा उम्मीदवार कितने बड़े अंतर से जीतेगा, कौन सा उम्मीदवार कितने बड़े अंतर से हारेगा। अगर विपक्षी नेता नहीं चाहते कि इस देश में ऐसा हो तो उन्हें वोट चोरी की मुहिम के साथ जुड़ना होगा और इस मुहिम को सारे देश में अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में पूरे जोशो खरोश के साथ चलाना होगा। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।